अब इस ग्लूकोज को हमारी सेल्स तक पहुंचाने का काम एक स्पेशल टाइप का हार्मोन करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। जनरली आज की इंफॉर्मेशन हो सकता है थोड़ी सी टेक्निकल हो, बट मधु संयम रस को समझने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसुलिन ही ग्लूकोज को पिक करके ब्लड से उठा करके सेल्स तक पहुंचाता है। इस इंसुलिन का निर्माण कहां होता है? इंसुलिन का निर्माण हमारे पैनक्रियाज, जो कि एक वाइटल ऑर्गन है शरीर का, पैनक्रियाज की पैनक्रियाटिक ग्लैंड में जो बीटा सेल्स अवेलेबल होती है वहीं इंसुलिन का निर्माण होता है। अब डायबिटीज की दो कंडीशंस होती है, एक हाइपोग्लाइसेमिया और एक हाइपरग्लाइसेमिया। ये वर्ड्स हमें याद होना जरूरी है, हाइपो एंड हाइपर। उससे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि बेसिकली किसी भी पेशेंट में प्रॉब्लम क्या है। हाइपोग्लाइसेमिया वह चीज होती है जहां ग्लूकोज लेवल ब्लड में काफी कम हो जाता है, उसे हम ग्लाइपोहाइसीमिया बोलते हैं। बट डायबिटीज इज व्हाट? डायबिटीज को सीधे शब्दों में बोलेंगे हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया, जहां ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत सीधे शब्दों में और बहुत इजी शब्दों में हमें याद रखना है कि जहां ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है उसे हम हाइपरग्लाइसेमिया या फिर डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। डायबिटीज मेलिटस दो टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है? जैसा कि सबको पता है कि टाइप 1 डायबिटीज में जो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स अवेलेबल होती है वो इंसुलिन का निर्माण करना बंद कर देती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं, उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शंस एक्सटर्नली लेने पड़ते हैं। अब ये किन को इफेक्ट करती है? ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है चिल्ड्रन को और यूथ को, और बहुत बड़ा रीजन है कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसफर होती है। ये सबसे बड़ा रीजन है। अब हम आते हैं टाइप 2 डायबिटीज पे। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, आपके शरीर में इंसुलिन का निर्माण तो बराबर हो रहा है, बट फिर भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। इसके पीछे के क्या रीजन है? इंसुलिन का निर्माण बराबर हो रहा है बट फिर भी ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है। कीप इन माइंड दैट। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है कि जो इंसुलिन ग्लूकोज को पिक करके सेल्स तक पहुंचाता है यूटिलाइज होने के लिए एनर्जी में, वो सेल्स देखिए ओवर कैपेसिटी पे तो काम नहीं कर सकती है, वो एक लिमिटेड मात्रा में ही उस ग्लूकोज को एक्सेप्ट कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जब इंसुलिन का निर्माण बराबर हो रहा है, ग्लूकोज भी आ रहा है, तो इंसुलिन क्या करता है कि उस ग्लूकोज को उठाकर सेल्स की तरफ फेंकता है, ग्लूकोज को पिक किया सेल्स की तरफ ट्रांसफर करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सेल्स ओवर द पीरियड सालों बाद एक रेजिस्टेंट बैरियर बना देती है इंसुलिन के अगेंस्ट में। क्यों? इंसुलिन अब चाहकर भी उस ग्लूकोज को जो हमारे ब्लड शुगर में आया है, ब्लड में आया है, उस ग्लूकोज को पिक करके सेल्स तक नहीं पहुंचा पा रही है। सेल्स ने उसके अगेंस्ट में एक वॉल खड़ी कर दी है। सीधे शब्दों में हम लोग ये समझे कि अभी हम लोग जहां बैठे हैं, अब उससे एक सेल समझ लीजिए, और आपने दरवाजा बंद किया है और आपके दरवाजे के बाहर की सिचुएशन को आप ये समझ लीजिए कि वहां इंसुलिन फ्लो हो रहा है, वहां हीमोग्लोबिन फ्लो हो रहा है, वहां ब्लड फ्लो हो रहा है। अब आप जिस रूम में बैठे हैं या एज ए सेल आप उस रूम को अगर कंसिडर करेंगे ना, तो उस रूम की साइज के अकॉर्डिंग बाहर से आपके रूम के अंदर कोई मटेरियल आया, आपने वहां स्टोर किया, कोई मटेरियल आया, आपने वहां स्टोर किया, बट एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि एक आपका रूम पूरा ऑक्यूपाइड हो जाएगा। अब आपके पास रखने के लिए जगह नहीं रहेगी वहां पे। जब रखने के लिए जगह नहीं है तो आप क्या करेंगे कि बाहर से जो चीजें आ रही है, आप एक रेजिस्टेंट बैरियर बना देंगे। आप आपके दरवाजे को कस के बंद कर देंगे कि अब बाहर से कोई भी चीज मेरे रूम में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे रूम में अब जगह नहीं है। तो बेसिकली वही सेल्स रेस्पॉन्ड करती है ओवर द पीरियड। ये इंसुलिन रेजिस्टेंट कोई ओवरनाइट नहीं होता है, इस प्रोसेस को होने में सालों लग जाते हैं।
आज हमने ये इंसुलिन रेजिस्टेंट को अब तक थोड़ा सा समझा है। अब सबसे बेसिक पॉइंट जो हमारा है कि हमें अभी फूड को समझना है। ये सारी चीजों पे बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं, इससे आप मधु संयम रस के मोड ऑफ एक्शन को समझ पाएंगे कि मधु संयम रस एक्चुअली काम कैसे करता है। हमारा फूड जो भी हम खाते हैं उसके दो बेसिक पार्ट होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सभी तरह के विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 3 कंपोनेंट होते हैं बेसिक। हम लोग कोई भी फूड खाते हैं उसके बेसिक 3 कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे। आप कुछ भी खाएं, आप फ्रूट खाएं, आप चपाती खाएं, आप चावल खाएं, व्हाटएवर कुछ भी खाएं, उसके 3 बेसिक कंपोनेंट होंगे, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। 3 चीजें हमने खाई फूड के रूप में, तीनों चीजें हमारे शरीर के अंदर जाती है। अब ग्लूकोज जब हम लोग फूड इंटेक करते हैं तो तीनों चीजें गई, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो ग्लूकोज के रूप में ब्रेक डाउन होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही शुगर है, तीनों टर्म एक ही है। आप यही मान के चलें, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एंड शुगर एक ही टर्म है। तो वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में ब्रेक डाउन होता है। फैट जो होता है वो फैटी एसिड के रूप में ब्रेक डाउन होता है, और जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड्स के रूप में ब्रेक डाउन होते हैं। अब तीनों के ब्रेकडाउन में कैटलिस्ट काम करता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है बट इसे समझना जरूरी है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बेसिकली। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता कौन है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम हमारी पैनक्रियाज ही बनाती है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, उसे हम अमाइलेज बोलते हैं। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है उसे हम लाइपेज बोलते हैं। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है हम उसे प्रोटीएज बोलते हैं। अब डायबिटीज में सबसे बड़ा रोल कार्बोहाइड्रेट का है, तो हम फैट और प्रोटीन पे आज बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे केवल कार्बोहाइड्रेट पे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज है और वही शुगर है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। आप समझिएगा, जैसे हमने फूड इंटेक किया उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो गया है। अब हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा बनाती है, जो लार बनाती है। उसी लार में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है लाइपेज, जो रेस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में। वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज के रूप में शरीर के अंदर पहुंचता है। बिल्कुल इसे ना एज ए पिक्चर दिमाग में बिठाइए तो मधु संयम रस को समझने में बड़ा इजी रहेगा। कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज के रूप में आपके ब्लड में पहुंचा है। अब इंसुलिन जो प्रोड्यूस कर रहा है पैनक्रियाज, वो इंसुलिन का काम है कि उस ग्लूकोज को उठा करके सेल्स तक पहुंचाना है। अब हम थोड़ा एक टर्म और रहेगी ग्लाइसेमिक लोड, उस पर थोड़ा बाद में आएंगे। सबसे पहले हम एक वाइटल ऑर्गन के बारे में और समझेंगे जो रेस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज जैसे पैनक्रियाज है वैसे ही वो वाइटल ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है डायबिटीज में। वो वाइटल ऑर्गन कौन सा है? वो वाइटल ऑर्गन है लीवर। लीवर का स्वस्थ रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से लीवर खराब हो सकता है या खराब लीवर की वजह से डायबिटीज हो सकती है, वाइस वर्सा। तो हमारे लीवर का भी स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लीवर हमारे शरीर की एक फैक्ट्री है जहां सारे मेटाबॉलिक फंक्शनिंग सारी लीवर में होती है। लीवर एक ऐसी जगह है जो हर माइक्रोन्यूट्रिएंट को स्टोर करती है और वो बॉडी में सप्लाई, जैसे बॉडी को नीड होती है वैसे सप्लाई देती है। तो हमने जैसे कार्बोहाइड्रेट खाया, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेशन हुआ, तो उसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो मेटाबॉलिज्म रहेगी। हमने ग्लूकोज तो खाया, अब ग्लूकोज यूटिलाइज कैसे होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट कैसे होगा, ग्लूकोज एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज के एनर्जी में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को ही हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस लीवर में होता है। हमने कोई भी चीज खाई, वो ब्लड में जैसे ब्रेकडाउन होके ब्लड में आई,
उसके बाद में वो डायरेक्ट बॉडी को सप्लाई नहीं हो जाएगी। उसके बाद में वो जो डाइजेस्ट हो गया है वो ब्लड के थ्रू लीवर में जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट है वो स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएंगे। जो काम की चीज है वो ब्रेकडाउन हो चुकी है, वो ब्लड के थ्रू लीवर में जाएगी। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे पहले जो भी कंपोनेंट आया है लीवर के अंदर उसे इंस्पेक्ट करेगा, उसे डिटॉक्सिफाई करेगा, उसे मेटाबोलाइज करेगा, उसे ब्रेक डाउन करेगा। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है हमें कि लीवर जो ग्लूकोज या एमिनो एसिड्स ब्रेकडाउन हुए शरीर के अंदर, ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में, अब वो एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए अब लीवर का रोल रहता है। तो लीवर का स्वस्थ रहना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे अब डायबिटीज होने की बहुत सारी स्टेजेस हैं। जब डायबिटीज होने लगती है और डायबिटीज का पता चलता है किसी पेशेंट को, तब तक तो उसकी 20% आई विजन तो चला गया होता है, और उसके बाद में उसके शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंट बढ़ने लगता है कि सेल्स ने ग्लूकोज को एक्सेप्ट करना कम कर दिया है, या फिर इंसुलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट बैरियर बना दिया है। और कार्बोहाइड्रेट को मैंने समझाया कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होके जाता है, इंसुलिन उसे सेल्स तक पहुंचाता है, वो सारी चीजें। अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए जाते हैं तो HbA1c का टेस्ट हम लोग कराते हैं, जिसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1c बोलते हैं हम लोग, जो 5 से 7% की रेंज में तो नॉर्मल होता है, 7 से 8% की रेंज में प्री डायबिटीज रेंज में आता है, और मोर देन 8% वो डायबिटीज की रेंज में आता है। हमने डायबिटीज को समझ लिया है, हमने लीवर के फंक्शनिंग को समझ लिया है, हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है। क्या इस प्रॉब्लम का समाधान इस प्रकृति में अवेलेबल है, प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है? इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी समस्याओं का और सारी हेल्थ रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति में अवेलेबल है। प्रकृति से यूटिलाइज करना हमें आना चाहिए। हमें पता है कि डायबिटीज में करेला काम करेगा, हमें पता है जामुन काम करेगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमें सब कुछ पता है, बट हमें यह पता नहीं है कि जामुन का कौन सा एक्टिव कंपोनेंट काम करेगा। हमें यह पता नहीं है कि करेले का कौन सा एक्टिव कंपोनेंट काम करेगा। हमें यह पता नहीं है कि मेथी सीड का कौन सा एक्टिव कंपोनेंट काम करेगा और कैसे काम करेगा। हमें तो लोगों ने बोल दिया है कि जामुन खा लो भाई, डायबिटीज में बड़ा बेनिफिशियल है। हमें बोल दिया एलोवेरा पी लो, हमें बोल दिया आंवला पी लो, बट उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या हैं? क्या साइंटिफिक इवोल्यूशंस हैं जिसकी वजह से ये सारी हर्ब्स जो मधु संयम रस में यूज हुई है वो बेनिफिशियल है इंसुलिन रेजिस्टेंट को रोकने के लिए, पैनक्रियाज की हेल्थ को स्टिमुलेट करने के लिए। उसके पीछे बड़े साइंटिफिक रीजंस हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मधु संयम रस को बनाने के लिए हमने ये इंग्रेडिएंट्स ही क्यों यूज किए हैं। इसके पीछे की टर्म को समझिएगा आप, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड। ये एक बहुत बेसिक टर्म है और सभी को पता होनी चाहिए कि हम लोग कोई भी फूड खाते हैं तो सबका एक जीआई इंडेक्स होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, और उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड वाटर की मात्रा होती है। ठीक है, उससे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं पीएफ वैल्यू का। अब किसी भी इंग्रेडिएंट का ग्लाइसेमिक लोड निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड पीएफ वैल्यू। अब एक डायबिटिक पेशेंट के लिए एक आइडियल ग्लाइसेमिक लोड कितना होना चाहिए कि उसे इंटेक करना है बीटा सेल्स को भी रीजनरेट करने के लिए? वैसे तो इंफॉर्मेशन बोलती है, साइंस बोलती है कि बिलो 100 होना चाहिए, और हम तो बोलते हैं कि बिलो 25 होना चाहिए, जिससे कि बीटा सेल्स भी रीजनरेट हो, बीटा सेल्स की हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो, पैनक्रियाज हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो। तो वो ग्लाइसेमिक लोड भी 25 से बिलो होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि हमारी डाइट में जितना ग्लाइसेमिक लोड बढ़ेगा उतनी ही हमारी बीटा सेल्स की ग्लाइसेमिक लोड हैंडलिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, बीटा सेल्स डेड होती जाएगी। जितना कार्बोहाइड्रेट हम लोग मेजर क्वांटिटी में खाएंगे उतना ग्लाइसेमिक लोड हमारे शरीर में जाएगा,
और बीटा सेल्स की ग्लाइसेमिक लोड हैंडलिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। तो हमें ऐसा क्यों करना है? हमने इस चीज का जो निदान निकाला है कि हमने जो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं उनको बहुत साइंटिफिकली इवेल्यूएट किया है कि उनकी ग्लाइसेमिक लोड काफी कम होना चाहिए। उसके बाद में जो हमने आपको जो सारी प्रॉब्लम्स बताई है और जो एक डायबिटिक पेशेंट खुद समझते हैं कि उनके शरीर में प्रॉब्लम क्या है, कि इंसुलिन ने रेजिस्टेंट बैरियर बना दिया है, सॉरी सेल्स ने रेजिस्टेंट बैरियर बना दिया है, इंसुलिन इनएक्टिव हो गया है, इंसुलिन को उसकी एक्टिविटी बहुत वीक हो गई है ग्लूकोज को पिक करने की, तो ग्लाइसेमिक लोड मस्ट बी लेस देन 25। तो हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका ग्लाइसेमिक लोड लेस देन 25 है, जिसे हमने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड पीएफ वैल्यू। पीएफ वैल्यू इज द सम ऑफ फैट, प्रोटीन एंड फाइबर। फाइबर जिस इंग्रेडिएंट में होगा उसकी पीएफ वैल्यू भी कम आएगी। अब देखिए, हमारे पास जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सब रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, इनमें रिच एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये एक टेक्निकल टर्म हम लोग यूज करेंगे, उसे हम बोलते हैं कि पॉलीफिनॉल्स। इन सभी में पॉलीफिनॉल पाया जाता है, वो क्योंकि हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसे कम करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है अगेन। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि जो इंसुलिन फ्री फ्लो कर रहा है, तो हमने जो देखा है कि रेटिनोपैथी जो होती है, जो आई की जो सेल्स होती है जो बहुत वीक होती है, ऑलरेडी बहुत थिन होती है, जो फ्री रेडिकल इंसुलिन जो एज ए फ्री रेडिकल फ्लो कर रहा है वो आपकी आई की सेल्स को भी डैमेज कर देता है। तो इस वजह से रेटिनोपैथी होती है। तो वो फ्री रेडिकल्स को स्टिमुलेट करना, उन्हें कम करना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स नॉर्मली नहीं पिक कर लिए हैं, हमने इनको स्टडी किया है और हमने इनके इफेक्ट्स को देखा है कि इनके जो एक्टिव कंपोनेंट है, जो फाइटोमॉलिक्यूल्स है, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो कैसे काम करते हैं डायबिटीज के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंट में। जैसे सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम लोग पिक करें तो जामुन। जामुन का जो एक्टिव कंपोनेंट है वो जंबोसाइन है एंड एंथोसाइनिन है। ये क्या करता है, इसका जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो हमारी सलाइवा में, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी सलाइवा में एक डाइजेस्टिव एंजाइम बनता है, उससे हम अमाइलेज बोलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। जामुन का वही एक्टिव कंपोनेंट उसी अमाइलेज को ब्लॉक कर देता है। उसको ब्लॉक करने से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन बहुत स्लो हो जाता है और बहुत स्लो रेट पे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब आपके शरीर में ग्लूकोज कम मात्रा में जाएगा तो इंसुलिन को भी उतना ही काम करना पड़ेगा, और इंसुलिन उतना ही ग्लूकोज होता है कि सेल्स से बना, तो धीरे धीरे सेल्स अपना रेजिस्टेंट बैरियर खत्म करेगी इंसुलिन को लेकर। कि सारा जो काम है कि हमें कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को स्लो डाउन करना है। ये एक साइंटिफिक इसके पीछे रिसर्च है कि जो हम लोग खा रहे हैं, जो हम लोग इंटेक कर रहे हैं, उस कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को बड़ा स्लो डाउन कर देना है। ग्लूकोज कम मात्रा में जाएगा, इंसुलिन उसे पिक करेगा और सेल्स तक पहुंचाएगा। सेल्स के पास भी उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही ग्लूकोज पहुंच रहा है, तो सेल्स अपना रेजिस्टेंट बैरियर धीरे 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 कम करती जाएगी। तो आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल आपको अभी दिख रहा है वो धीरे 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 कम दिखेगा ओवर द पीरियड। हो सकता है 15 दिन में कम दिखे, हो सकता है 30 दिन में कम दिखे। ये मैं फास्टिंग शुगर की भी बात कर रहा हूं, ये मैं पीपी शुगर की भी बात कर रहा हूं, एज वेल एज HbA1c, जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1c होता है, उसकी वैल्यू भी आपकी, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप प्री डायबिटिक रेंज में आएंगे, और अगर आप प्री डायबिटिक रेंज में हैं तो आप नॉर्मल रेंज में आएंगे, क्योंकि आपने क्या किया कि कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को स्लो डाउन कर दिया है। और जो सेल्स की जो बैरियर बनी है, सेल्स ने जो बैरियर बनाया है, सेल्स ने अपना बैरियर हटा दिया है, धीरे धीरे कम किया है। तो इंसुलिन ने ग्लूकोज पिक करके सेल्स में ट्रांसफर कर दिया, वही ग्लूकोज सेल्स यूटिलाइज करेगी एज एन एनर्जी। देखिए, कार्बोहाइड्रेट एज ए फ्यूल काम करता है हमारे शरीर के अंदर। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर ग्लूकोज कम मात्रा में हो जाएगा ना तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। तो ग्लूकोज तो होना जरूरी है, बट
एक सर्टेन लिमिट तक, जितना कि इंसुलिन उसे पिक करके सेल्स तक पहुंचाए, सेल्स उसे वो रेजिस्टेंट बैरियर ना बना पाए, राइट। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा में जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स, ग्लूकोमेनन, एसमेनन, यह भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह भी आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं, पैनक्रियाज की हेल्थ को भी स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आंवला। हमने सबने सुना है, हमें पता है, हर व्यक्ति को पता है कि इट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, अगेन इट्स अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर, अगेन इट्स अ रिच सोर्स ऑफ पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड टैनिन्स। जो टैनिन कंटेंट है, हमने आंवला यूज किया है, बट आंवला का जो एक्टिव कंपोनेंट है, फाइटोन्यूट्रिएंट है, हमने टैनिन यूज किया है। क्यों? उसी टैनिन का यूज है कि वो अगेन कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को स्लो डाउन करेगा और इंसुलिन को स्टिमुलेट करेगा, पैनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा, उसी ग्लूकोज को पिक करके सेल्स तक पहुंचाएगा। सेल्स धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी बहुत अच्छे से इंसुलिन के अगेंस्ट में करेगी, इंसुलिन को अच्छे से रेस्पॉन्ड करेगी और इंसुलिन अच्छे से ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचा पाएगा और वो ग्लूकोज यूटिलाइज होकर एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो सारे कंपोनेंट इसी तरीके से काम करते हैं। अगेन नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा मेथिसीड। मेथिसीड में सॉल्युबल फाइबर होता है और इसका एक्टिव कंपोनेंट ट्राइगोनेलिन होता है, ठीक है। यह भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को या डाइजेस्टिव प्रक्रिया को थोड़ा स्लो कर देता है, ब्लड शुगर को धीरे धीरे कम करता है। टाइप 2 डायबिटीज में हम समझ रहे हैं ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंट बन चुका है, तो वो सारी प्रक्रियाओं पे सारे इंग्रेडिएंट काम करते हैं। तो हम मधु संयम रस में एक आम इंग्रेडिएंट नहीं ऐड करके हमने फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐड किए हैं, फाइटोमोलिक्यूल्स ऐड किए हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवली रेस्पॉन्ड कर सके, एक्टिवली सेल्स को उस तरीके से बूस्टअप कर सके कि वो ग्लूकोज को एक्सेप्ट करें और अपना इंसुलिन रेजिस्टेंट बैरियर को खत्म करें। यही फाइटोमोलिक्यूल्स आपको शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम कर रहे हैं और बाकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो रही है, लीवर के स्वास्थ्य को भी अच्छे से बना के रख रहे हैं, राइट। अब हमने ये कर ली सारी थ्योरेटिकल बातें, ठीक है। इसके पीछे एविडेंस क्या है? थ्योरेटिकल बात नहीं है। वैसे तो नॉर्मली जो मार्केट में चल रहा है वो ऐसे ही चल रहा है कि हमने आमला डाल दिया, मेथी डाल दिया, ये डाल दिया, बट हमने तो सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स डाले हैं, फोर्चो डाले हैं। अब ये सारी बातें तो हमने कर ली, अब इसके पीछे का एविडेंस क्या है हमारे पास में? सर एविडेंस तो पेपर पे आते तभी सब लोग ट्रस्ट करते हैं ना सर, जब लोगों को फायदा पहुंचता है तभी ट्रस्ट होता है ना सर। तो हमने 90 डेज का क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करा है 70 पेशेंट्स पे, 70 पेशेंट्स पे सिंगल आर्म क्लिनिकल ट्रायल हम लोगों ने रन करा है। ये प्रोसेस काफी टाइम से चल रहा है हमारा। हमने इंटरनल ट्रायल्स भी रन किए हैं, हमने क्लिनिकल ट्रायल्स भी रन किए, जो रैंडम पेशेंट्स हम लोगों ने पिक किए, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, वो रैंडम पेशेंट्स इंडिया के हर कोने से हम लोगों ने पिक किए हैं, सैंपल्स गए हैं और क्लिनिकल ट्रायल के ये सारा एक CTRI के अंडर में सारा रजिस्ट्रेशन हुआ है और क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कराया हम लोगों ने। तो ये है सर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स सामने, कि जहां हमने HbA1c के रिजल्ट्स को 20%, 18 to 20% तक सुधारा है। ये 30 डेज का मैं अगर एक रिजल्ट की बात करूं तो 7 से 4 पेशेंट का जो हमने फॉलोअप लिया था, तो उनके एलोपैथिक मेडिसिन भी डॉक्टर ने बंद करने के लिए बोल दिए थे। एलोपैथिक मेडिसिन इज व्हाट? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन के नुकसान क्या है सर? मेटफॉर्मिन आप लेंगे, एक छोटी सी गोली लेंगे, अगेन वो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को स्लो डाउन करेगा, ग्लूकोज में धीरे से स्लो करेगा, धीरे से ब्रेकडाउन करेगा। बट मेटफॉर्मिन का नुकसान यह है कि वो लीवर जो स्टोर कर रहा है ग्लूकोज को, तो वो उस प्रोसेस को बंद कर देगा, उससे आपकी सेल्स टिश्यूज को डैमेज होगा। हम ये किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट ये सच्चाई है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये मेडिसिन से ये नुकसान होते हैं। बट व्हाट वी आर डूइंग,
हमने HbA1c के लेवल को 18 to 20% तक कम किया है, हमने फास्टिंग प्लाज्मा को 26% तक कम किया है और हमने पीपी ग्लूकोज को 32% तक कम किया है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे और जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। और यह 90 दिनों तक चलने वाला क्लिनिकल ट्रायल था जिसमें किसी भी पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। इवन उनकी लाइफस्टाइल में बहुत सुधार हुआ, उन्होंने भी कुछ चेंजेस किए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये कि फूड इज द फर्स्ट लाइन ऑफ हेल्थ केयर। अगर हमारा फूड अच्छा होगा तो हम लोग, और हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो हम लोग किसी भी बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो एक बेसिक नॉलेज और एक डिसिप्लिन, वो अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम किसी भी बीमारी से, कोई भी बीमारी उससे निजात पा सकते हैं। प्रॉपर नेचुरल मेडिकेशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? तो वही सारी चीजें हैं कि क्लिनिकल ट्रायल ने दर्शाया है कि हमारे प्रोडक्ट ने बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स दिए हैं। ये सारा हमने आपको बताया। अभी इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन शेयर थोड़ा ये एक मेडिकेशन आयुर्वेदिक है, ये एक तरीके से एक रस है, ये आपके वेलनेस का, आपका एक वेलनेस पार्टनर है। ठीक है, इसे यूज ऐसे करना है कि किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन को हम जैसे यूज करते हैं किसी भी रस को, तो हमें एम्प्टी स्टोमक लेना है इसे 30 ml मॉर्निंग एंड 30 ml इवनिंग विद वार्म वाटर। और कीप इन माइंड दैट कि आपको आधे घंटे का खाने पीने का गैप रखना है बीच में, जो कि आयुर्वेदिक पद्धति बोलती है कि आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स तक कुछ भी खाना नहीं है। जी, ओके सर, धन्यवाद। ये बेसिक यूज है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। 30 ml मॉर्निंग, 30 ml इवनिंग, बट खाली पेट ही आपको इंटेक करना है। और सबसे पहली बात कि हमने इसमें